जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें मुल्ला, कटमुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी, बाहर निकाल के फेंक दो, ये जो तमाम शब्द हैं ये किसी पार्टी के विधायक के लिए नहीं है। ये एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के खिलाफ उगला गया जहर है। और ये जो जहर है ये जो पिछले 9 सालों में इंजेक्शन के थ्रू धीरे धीरे करके बॉडी में इकट्ठा हो रहा था, जो मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा है, जो बीजेपी और बीजेपी के तमाम हिंदूवादी संगठनों की विचारधारा है, उस विचारधारा का जो फल है, जो रिजल्ट है, जो फसल 9 साल पहले बोई गई थी, उसका ये असर हो गया है कि अब तक जो शब्द हमको चौक चौराहों पर लड़ाई में मिलते थे सुनने को, अब वो सदन के अंदर सुनने को मिलने लगे हैं। और जो देखिए, मैं इस बात को ऐसे भी देखता हूँ कि ये अकेले दानिश अली का अपमान नहीं है, ये अकेले कहते हैं कि मुसलमान का अपमान नहीं है, ये उन 20 लाख वोटर का अपमान है। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 20 लाख वोटर है, जिन्होंने एक लोकतांत्रिक तरीके से एक व्यक्ति को अपना कीमती वोट दे करके चुन करके भेजा है, और अगर आज उनके चुने हुए प्रतिनिधि को सदन के अंदर गालियां दी जा रही हो, उसको अपशब्द बोले जा रहे हों, तो ये उन 20 लाख वोटर का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये भारतीय संविधान का अपमान है, ये उन तमाम सिस्टम का अपमान है जिस सिस्टम के तहत ये भारत चलता है। आप चुने हुए प्रतिनिधि को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें और सदन के अंदर उनको नोटिस तक नहीं दिया जाए। राहुल गांधी एक मोदी सरनेम पर अगर कुछ बोल दें तो हाय तौबा हो जाती है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, 8 साल तक बैन कर दिया जाता है। और वहीं दूसरा, बीजेपी का दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी सीधा सदन में एक धर्म विशेष की बात करता हुआ मुल्ला, कटमुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी कहे तो उस पर पूरी की पूरी पार्टी खामोश हो जाती है और बसपा भी कुछ ज़्यादा उस पर नहीं बोल पाती। ये दुखद है। लेकिन कारण बताओ नोटिस भेजा है ना, देखिए नहीं, कारण बताओ नोटिस उसमें बनता ही नहीं है। क्या करना अभी कारण बताओ नोटिस का? जिस आदमी की भाषा इस प्रकार की है, ये तो वही वाली बात है ना, पहले जाकर के कहो कि हाँ मार दो गोली, बाद में हम बचा लेंगे। अब कारण बताओ नोटिस इशू होगा, उसमें वो कारण बताएंगे, फिर कारण वाजिब होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लग रहा है आपके सामने जिस आदमी ने गलत किया है उसके खिलाफ सख्त जो है कदम उठाने चाहिए। ओम बिरला जी को जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरएसएस और पार्टी का दबाव है। दानिश अली इतने प्रभावित हुए हैं इस भाषा से, वो रात भर सो नहीं पाए, उन्होंने खुद कहा, और भावुक हो रहे हैं, वो रो रहे हैं। देखिए, मैंने वही कह रहा हूँ, दानिश अली का आप राजनीति कैरियर देखिए। जिस आदमी ने अपने जीवन के 40 साल 45 साल भारतीय राजनीति को लगा दी, छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, उसके बाद कर्नाटक में उन्होंने राजनीति की, फिर यहाँ करके उन्होंने क्या नाम है बसपा और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जो है अपनी जीत दर्ज कराई। अब वो देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सांसद हैं, और चुने हुए सांसद को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें और भाषा भी बोले, कोई आम आदमी नहीं है, वो भी सांसद है, और जिसको वो कह रहे हैं वो भी सांसद है। तो आप समझिए कि किस प्रकार के लोग सदन में चुन करके जा रहे हैं, जिससे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्योंकि इस प्रकार के लोग चुन करके सदन में आ गए हैं जिनसे ये उम्मीद लगाना बेईमानी है कि वो शायद इस देश की जमहूरियत को बचा पाएं। लेकिन कहा जाता है, हर कोई नेता कहता है कि समाज पहले पार्टी बाद में, तो दानिश अली का समाज भी तो नहीं आया ना, देखिए सामने। देखिए, मुस्लिम समाज इतना डरा हुआ है कि वो कुछ कहने और सुनने की स्थिति में नहीं है। आप दानिश अली छोड़ दीजिए, कल को किसी दूसरे अली के खिलाफ आप कुछ भी कर दीजिए। पिछले 8-9 साल से लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। जब वो वहाँ एक कैंडल मार्च निकाल करके अपने लोगों के साथ में रोड पर नहीं आ सकते, तो आप समझिए कि मोदी सरकार जो जब आई थी, जब कहती थी कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर देंगे, तो मुसलमानों की अब लगता है कि वास्तव में चूड़ी टाइट हो गई है, क्योंकि अगर वो अपने हक हकूक़ के लिए, अधिकार के लिए रोड पर नहीं आ सकते हैं, तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के और आरएसएस की जो सरकार ये चल रही है, इसने मुसलमानों को इतने खौफ में ले दिया है कि उनके जो अपने संवैधानिक राइट्स हैं उनको लेकर के वो नहीं बोल रहे हैं, रोड पे आना तो दूर है। तो मुस्लिम समाज निसंकोच खौफ में है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और यही हाल लगभग इस देश के दलित समाज का है। ओबीसी समाज भी कोमा में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के तो खुद ओबीसी समाज से आते हैं। हाँ, तो वो ओबीसी समाज जिस ओबीसी समाज से आते हैं, वो ओबीसी अपने बाप को मानता कब है? जाट, गुजर, ये जो जातियां हैं ओबीसी में, ये तो ये सवर्ण मानसिकता की जातियां हैं। इनमें बहुत कम लोग हैं जो फूले अम्बेडकर आंदोलन को समझते हैं। तो और मैं कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, फूले को, कबीर को, नानक को, रैदास को, साहू को पढ़ लेगा, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये डेफिनेट देश के लिए, देश के बुद्धिजीवी लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि अब देश जा किधर रहा है। कांग्रेस, बीजेपी जो है वो देश को किधर लेके जा रही है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि कल मैं अखिलेश यादव जी का बयान देख रहा था, उन्होंने स्टेटमेंट दिए
कि दानिश अली बहुजन समाज पार्टी के जितने विधायक सांसद हैं उतने हमारे भी हैं, हम भी उनके समर्थन में खड़े हैं। तो ये बड़ी बात है कि दानिश अली के समर्थन में माहौल बन रहा है। राहुल गांधी जी जाकर के उनसे मिले हैं, ये अच्छा हो रहा है क्योंकि एक एकाकी विपक्षी बन रही है। लेकिन ये दुखद है कि जिन लोगों के हाथ में देश है, देश सुरक्षित नहीं है, देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। तो बीएसपी को क्या स्टैंड लेना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि बीएसपी को लेकर भी जैसे राहुल गांधी का जिक्र किया आपने, सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। देखिए, मेरा तो ये मानना था अगर मैं बहन जी की जगह होता तो मैं अपने सांसद से जाके मिलता या उसको मिलने के लिए अपने आवास पर बुलाता, और हम सिर्फ एक ट्वीट नहीं करते, हम अपनी टीम को कहते कि रमेश बिधूड़ी के आवास का घेराव करिए, इस्तीफा की मांग करिए, पार्टी पर दबाव बनाइए और कम से कम रमेश बिधूड़ी को संसद से सस्पेंड किया जाना चाहिए था। ये मैं करता अगर मैं बहन जी की जगह होता। लेकिन बहन जी नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं? ट्वीट किया ना, उचित कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, तो उचित कार्रवाई ये तो बहन जी देखिए हमेशा से कहती हैं, और वो जो ट्विटर पे पार्टी चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गलत है। ट्विटर से ऊपर उठ करके स्कूटर पर भी आना पड़ेगा। तो हमारे सांसद के लिए, हमारी पार्टी के सांसद के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और हम लोग सिर्फ एक ट्वीट करके छोड़ देते हैं। दिल्ली में जो अब देखिए लोकसभा के सांसद हैं तो सीधी सी बात है दिल्ली में उनका आवास भी होगा। अगर दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी का, दिल्ली की जो टीम है वो उनसे जाकर के नहीं मिल सकती है। और जो सांसद हैं बहन जी उनको आदेश नहीं कह सकते, जो 9 सांसद उनके अलावा हैं, कि आप उनके समर्थन में खड़े होइए, दानिश अली के समर्थन में खड़े होइए, ट्वीट करिए, बोलिए। और अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं दानिश अली अकेले पड़ गए हैं और उनके साथ में विपक्षी नेता है। लेकिन पार्टी को जितनी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था, पार्टी उतनी मजबूती से नहीं खड़ी है, ये दुखद है। अब देखिए, ये तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। यूँ तो एक सांसद है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका बसपा के सांसद हैं, वो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चले थे, तो क्या, हाँ यादव जी, तो क्या बसपा ने उनको पार्टी से निकाल दिया? नहीं ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को लग रहा है 10 सांसद पिछली बार गठबंधन की वजह से जीत करके आए थे, इस बार उनको लग रहा है अगर गठबंधन नहीं हुआ और वो दोबारा अगर बहन जी ने कहा चुनाव लड़े तो वो हार जाएंगे, वोट नहीं मिलेगा। तो हर आदमी जो राजनीति में है वो अपना राजनीतिक कैरियर को ध्यान में रखते हुए स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपना पाला बदलता है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है दानिश अली बसपा में हैं, बसपा का इंडिया में गठबंधन हो गया तो दानिश अली बसपा से चुनाव लड़ें, और बहन जी अगर अकेले लड़ी जैसा उन्होंने कहा है तो हो सकता है कि दानिश अली जो वो गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े। हर आदमी को सांसद बनना है, कोई पार्टी का आजकल कोई पार्टी का वफादार नहीं है। मुस्लिम सांसद संसद में सुरक्षित नहीं है, जो दूर दराज में मुस्लिम है उनका क्या हाल होता है? मैं वही कह रहा हूँ कि आप समझिए, कल मेरे गुर्जर समाज के बहुत सारे मित्र हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये देखिए रामवीर बिधूड़ी ने कितना अच्छे तरीके से उसको लताड़ दिया। इसको लताड़ना नहीं कहते हैं, इसको नालायकी कहते हैं, इसको बदतमीजी कहते हैं। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम उनको चिंतन मनन करना चाहिए। वो किसी भी समाज के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, उनको चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिरकार हम इस देश को ले किधर जा रहे हैं। महिला आरक्षण पर तो नहीं बोले रमेश बिधूड़ी की महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाएं कहाँ हैं, उनका स्थान दीजिए। इस देश का अगर मनुवाद, इस देश का अगर ब्राह्मणवाद, इस देश का अगर जाति, इस देश की जो जातीय जो है वो मजबूती है, अगर वो किसी ने रोक रखी है, किसी को ऊपर टिकी है, तो वो सीधी सीधी इस देश के ओबीसी समाज के कारण टिकी है। ओबीसी समाज जो है वो उसको ढो रहा है। जिस दिन ओबीसी समाज अपने पुरखों को पढ़ना शुरू कर देगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हिंदू धर्म नाम की जो बीमारी है, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये मात्र 4-5 बहुजन कॉन्सेप्ट फेल हो गया। नहीं, बहुजन कॉन्सेप्ट जीवन में फेल नहीं हो सकता। 2500 साल में बुद्ध फेल नहीं हुए, कबीर फेल नहीं हुए, नानक फेल नहीं हुए, रैदास फेल नहीं हुए। ये कुछ चतुर चालाक बिधूड़ी बहुजन नहीं है। बिल्कुल, रमेश बिधूड़ी ओबीसी समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, तो बहुजन है। लेकिन मैंने बताया ना कि कुछ बहुजन समाज में ऐसी जातियां हैं कि इनके पास में दिल्ली एनसीआर में मुआवजा मिल गया है, पैसा आ गया है, राजनीति में ये लोग स्थापित हो गए हैं, तो इनकी मानसिकता और ये अपने आप को सवर्ण समझते हैं। सवर्णों के जूते खाने इन लोगों को पसंद है, लेकिन अपने ही SC ST OBC भाइयों के साथ में खड़े रहना या उनके हकों की लड़ाई लड़ना, इनको कहीं ना कहीं शर्म आती है। मोदी जी ने कहा था नई संसद, नए विचार, नया क्या नाम है भारत, तो ये भी नई शुरुआत है। अब से पहले इस प्रकार के शब्द नहीं सुनने को मिलते थे। इस प्रकार के शब्द गली मोहल्ले में कुछ जेब कतरे, कुछ मैं कहूँ कि वो लोग जिनको जो अनपढ़ गवार कुपढ़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन अब ये भाषा सदन में सुनने को मिलने लगी है, एक खास समाज को टारगेट करके। तो ये शायद यही नया भारत है। इसी भारत की कल्पना जो है वो मोदी जी ने की थी, और इसी भारत का जो नई संसद का जो आगाज़ हुआ है इन शब्दों से, लगता है कि भारत का जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भारत को किस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं वो दिख रहा है।